Hello students, this is part 5, chapter 5, the fundamental unit of life. इस वीडियो में हम लोग अपना न्यूक्लियस वाला पोर्शन कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लियस, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोइड्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ बच्चा, न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस इज़ अ ब्रेन ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, वो सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। बिना ब्रेन के हमारी बॉडी क्या है? एक तरह से डेड है, हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। सेम वैसे ही अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, उसका ब्रेन नहीं होगा, तो वो कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो न्यूक्लियस होता है, डेट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो उसका ब्रेन होता है। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर मोस्टली आ जाता है ड्रॉ करने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इस तरह से हमने सेल्स देखी थी कि सेल्स इस तरह से अरेंज होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, और इस सेल को हमने अगर स्टेन किया है तो स्टेन करते हैं तो बीच में इस तरह का एक डार्क स्पॉट दिखाई देता है। ये जो डार्क स्पॉट है ये क्या है? दिस इज़ न्यूक्लियस। अगर हम किसी भी इसको कलर्ड केमिकल से इसको स्टेन करेंगे तो ये हमें एक इस तरह से डार्क कलर का स्पॉट दिखाई देगा, डैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है? लिक्विड प्रेजेंट होता है, डैट इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक सेल है, इसकी वॉल है जिसे सेल वॉल, अगर प्लांट्स में है तो सेल वॉल, और नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट ही होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से एक सेल होती है। अगर इस सेल में न्यूक्लियस को हम एनलार्ज करके देखें तो कैसा हमें दिखाई देगा है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है बेटा? एक मेम्ब्रेन होती है, डेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डेट मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन होती है, डेट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये भी सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह डबल लेयर्ड होती है। आउटर इन्वेस्टमेंट, बाहर वाली जो लेयर है उसको आउटर लेयर या आउटर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और अंदर वाली जो लेयर है उसको इनर इन्वेस्टमेंट या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इन दोनों को मिला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है डेट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि सेल के अंदर लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डेट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। स्पेलिंग्स याद करना अच्छे से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मोस्टली आ जाता है बनाने के लिए, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट थे, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे ना, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। ये पोर्स क्या काम करते हैं? ये पोर्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, बाहर इसके न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। कनेक्शन का मतलब कोई भी चीज़ इधर से उधर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल जो इधर न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाना है या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना है, तो वो पोर्स के थ्रू ही मूवमेंट होता है। ओके, उसके बाद इसमें एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो राइबोसोम बनाने के काम आता है। ठीक है, अभी इसके बारे में इतना ही जानो, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है कि आरएनए क्या है, राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ ये जानना है कि न्यूक्लियोलस जो है वो उसमें राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज़ दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है डेट इज़ अ क्रोमोटिन नेटवर्क से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोटिन नेटवर्क। अब ये क्या होता है बेटा? देखो, एक्चुअली में हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप सबको पता ही है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डेट इज़ अ क्रोमोसोम। जब
हमारी बॉडी में सेल डिवाइड नहीं करती है, जब कोई सेल डिवाइड नहीं करती है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, तब उन्हें बोला जाता है क्रोमोटिन नेटवर्क। ठीक है, लेकिन जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तब ये क्रोमोटिन नेटवर्क क्या होते हैं, तब ये क्रोमोटिन नेटवर्क एक पोजीशन ले लेते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं जो कि विजिबल होते हैं हमें माइक्रोस्कोप में, और वो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। दैट टाइम दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ओके, उस टाइम इसको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ना, जब सेल डिवाइड करने लगी तो इस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स कहलाता है। और वो जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे प्रेजेंट है जब सेल डिवाइड नहीं होती, तब इसे क्रोमोटिन नेटवर्क कहते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है, बस डिफरेंस होता है कि कब सेल डिवाइड कर रही है तब उसे हम क्या नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो हम उसे किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, जब भी सेल डिवाइड करती है तो इस तरह से क्रोमोसोम्स स्टैंड्स में लग जाते हैं और फिर उनमें डिवीज़न होता है। इसमें ये जो स्टैंड है, डेट स्टैंड्स आर कॉल्ड आर्म्स। ठीक है, इनको क्रोमोसोम की आर्म्स कहते हैं, और ये बीच में जिससे जुड़ी होती है उनको सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर इसको और डिटेल में देखें तो एक क्रोमोसोम में 4 आर्म्स होती हैं, 2 आर पी आर्म्स एंड 2 आर क्यू आर्म्स। पी आर्म्स आर स्मॉल एंड क्यू आर्म्स आर बिग। ठीक है, बड़ी जो हैं वो क्यू आर्म्स हैं, जो छोटी हैं उन्हें पी आर्म्स कहते हैं। ये दोनों पी आर्म्स हैं और ये सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं। अब इन क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ये जो पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द जीन्स। अब जीन्स क्या होते हैं और डीएनए क्या होते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो बहुत कम है, तो मैं आपको उसी का अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगी। देखिए, ये जो डीएनए होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है एक पेरेंट से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक किसी भी कैरेक्टर्स जो भी हमारे होते हैं, इनहेरिटेंस फीचर्स होते हैं, उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो जाना होता है, जाते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक गए, ट्रांसपोर्ट हुए, वो कैसे हुए, वो इस डीएनए के थ्रू होते हैं। वो ये डीएनए होता है। इस डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब जो ये काम करती है, इनहेरिटेंस फीचर्स का जो काम करती है, वो यूनिट कहलाती है जीन्स। जीन्स कुछ नहीं होता, जीन्स क्या होता है, कोई भी डीएनए जो होता है वो बेस पेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर्स इज़ द सीक्वेंस ऑफ ATGC। ये 4 बेस पेयर्स होते हैं और इन्हीं का पूरा सीक्वेंस से ये जो डीएनए होता है वो मिलकर बना हुआ होता है, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इनहेरिटेंस फीचर्स के लिए। जो भी पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में जो भी लक्षण जा रहे हैं, जो भी गुण जा रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स जा रहे हैं, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है डेट इज़ डीएनए। डीएनए में ये जो बेस पेयर्सों का सीक्वेंस होता है, पूरे डीएनए में सीक्वेंस में पर लगा हुआ होता है, उस सीक्वेंस को ही हम जीन्स कहते हैं। मीन्स जो फंक्शन करता है इस डीएनए में, जो फंक्शन करता है डेट इज जीन। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। अब ये जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स होता है। एक हेलिक्स ये वाला हो गया इसका, ठीक है, और एक हेलिक्स आपका ये जो ऐसे बनाया मैंने ये हो गया, और एक हेलिक्स आपका ये वाला हो गया। डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। इसमें बीच में बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, डेट इज़ ATGC, और इसके साइड में शुगर फॉस्फेट की जो इसकी बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की होती है। बस आपको इतना ही समझना है, ठीक है। नहीं तो डीएनए में बहुत कुछ होता है समझने के लिए, लेकिन आपको इतना ही समझना है। उसके बाद क्या होता है बेटा कि हमारी बॉडी में देखो, डीएनए जो होते हैं, कोई भी इनहेरिटेंट फीचर्स होते हैं पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में, वो किसके फॉर्म में जाते हैं, डीएनए के फॉर्म में। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो मेन चीज़ क्या हो गई, न्यूक्लियस। ओके, डीएनए की फंक्शनल यूनिट जीन हो गई। अब जो भी हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन
जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, डीएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना सेल में, वो सारा काम डीएनए ही करता है। कि वो कैसे बनेगी, कैसे सेल बनेगी, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ये सारा काम डीएनए का ही होता है। मीन्स कौन सी सेल कहाँ जाएगी, कैसा काम करेगी, हाथ की सेल हाथ में जाके काम करना है उसको, ब्रेन की सेल ब्रेन में जाके काम करेगी, वो सारी चीज़ें ये न्यूक्लियस डीएनए ये ही करते हैं। गेट माई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है हमारा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस न्यूक्लियस के क्या हो गए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ये हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज़ दे रखी है यहाँ पे मैंने आपको, सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन में जो न्यूक्लियस होता है उसका एक सेंट्रल रोल होता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, जो मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि एक सेल है वो डिवाइड करेगी, फिर वो 2 सेल बना लेगी, इस तरह से 2 न्यू सेल बना लेगी, फिर ये 2 सेल्स है फिर ये भी डिवाइड करेंगी, फिर ये और न्यू सेल्स बनाएंगी। तो ये जो डिवीज़न होता है दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल का डिवीज़न हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि सेल अब किस, मतलब जैसे मैंने बताया डीएनए है वो ऑर्गेनाइज करना, उसका कहाँ पे जाएगा, कैसा काम करेगी, कौन सी सेल, वो सारी चीज़ें, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे है कि सेल कैसे डेवलप करेगी, द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म फ्रॉम इट विल एग्जिबिट एट अ मैच्योरिटी बाय द डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मीन्स कि सेल जब बड़ी होगी, मैच्योर होगी, तो वो किस तरह का काम करेगी, वो सारी जो डायरेक्शन देने का काम होता है वो सारा काम न्यूक्लियस का ही होता है। ठीक है, सेल कैसे डेवलप होगी, सेल कैसा काम करेगी, सेल कहाँ जाके फिट होगी, बॉडी के किस पार्ट में, वो सारा काम न्यूक्लियस का ही होता है। आफ्टर डैट उसके बाद आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो भी सेल हैं उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, उनको न्यूक्लियस ही करता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बेटा जब हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, खाना हम क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उसमें जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। एब्जॉर्ब होने के बाद वो बॉडी के हर एक पार्ट को जाते हैं, और हर एक पार्ट में जाने के बाद वो हर एक पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं और उनसे एनर्जी मिलती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये एब्जॉर्व होना, बॉडी के अंदर एब्जॉर्व होना मतलब हर एक पार्ट में गए, हर एक पार्ट में जाके हर एक सेल के पास पहुँचे ना, तो सेल ने उसको एब्जॉर्व किया और उससे एनर्जी ली। तो ये जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्व करना, उससे एनर्जी लेना, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इसमें न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जीन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जितने भी सेलुलर फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशंस वगैरह, उसमें भी न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइबोसोम्स बनाता है न्यूक्लियस, जो मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं, तो राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर डैट इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम भी न्यूक्लियस का ही होता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज़ नॉट मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है न्यूक्लियोइड में बताने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियोइड्स किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह, इनमें क्या होता है बच्चा, इनमें है ना न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब जो क्रोमोटिन नेटवर्क है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो पोर्शन होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है क्रोमोटिन नेटवर्क का, वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। इसलिए इस टाइप के न्यूक्लियस को जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है, उसमें जो क्रोमोटिन नेटवर्क है उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे न्यूक्लियोइड, और इस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोइड रीजन। ओके ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।